16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत की जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में तीनों सेनाएं इसको विजय दिवस के रूप में मनाती हैं 16 दिसंबर को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दो लोगों को प्रदान किया गया, डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को। डैनियल बरेनबोइम ये पियानो वादक शांति दूत हैं। इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष होता है वहां पे शांतिपूर्वक समाधान के समर्थक रहे हैं। वहीं अली अबू अव्वाद ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। एक्टोसाइट ये क्या है, जिसको अभी हाल ही में FSSAI द्वारा अनुमोदन मिला है इसके प्रयोग को खाने के लिए। तो ये क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के द्वारा विकसित कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली एक टैबलेट है। अक्सर रेडियोथेरेपी वगैरह जब होती है तो जीवन का जो गुणवत्ता है स्तर काफी गिर जाता है। तो ये एक्टोसाइट, एक्ट से नाम है, एक्टिव कर देगा। तो एक्टोसाइट क्या करेगा कि बॉडी को ये सब सहने के योग्य बनाएगा, उसके जो दुष्प्रभाव रहे हैं, जो थेरेपी के दुष्प्रभाव रहे हैं, उनको दूर करने में मदद करेगा एक्टोसाइट। पंगोलाखा वन्य जीव अभयारण्य अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। दरअसल ये सिक्किम, बंगाल और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है पंगोलाखा वन्य जीव अभयारण्य। सिक्किम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि भारत में अब तक की सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर बाघ देखा गया है, 3640 मीटर की ऊंचाई पर। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश का जो नाम दाफा वन्य जीव अभयारण्य है उसका रिकॉर्ड था। अब वो रिकॉर्ड टूट गया है। 3640 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर बाघ देखा गया है पंगोलाखा वन्य जीव अभयारण्य में। पंगोलाखा पर्वतमाला के पास यह स्थित है। यह पर्वतमाला सिक्किम को भूटान से अलग करती है। यह सिक्किम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सिक्किम, बंगाल और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। लाल पांडा, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, गोरल, काला भालू आदि के लिए ये आवास स्थल है। सोंगमा झील, रंगपो व जलढाका नदियां यहाँ पर बहती हैं। तो इतने फैक्ट आपको पंगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पता होना चाहिए। COP28 शिखर सम्मेलन जो कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 28वां सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन। इसके तहत जितने भी परिणाम आए, जो इनिशिएटिव लिए गए, भारत किसमें शामिल हुआ, भारत ने क्या क्या वहां पर लॉन्च किया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड की, यहां पर लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च करने पर सहमति बनी है। हानि व क्षति फंड लॉन्च करने पर सहमति बनी है। इसके लिए विश्व बैंक 4 वर्षों के लिए इस फंड से जुड़ेगा। सभी विकासशील देश इसमें जुड़ने के लिए पात्र हैं। योगदान इसमें स्वैच्छिक रखा गया है। भारत इसमें तकनीकी कारणों से शामिल नहीं हुआ और चीन ने भी मना कर दिया। दोनों देशों ने मना कर दिया। उनका ये कहना है, भारत का ये कहना है कि जो चीजें हैं, किस किस तरह से डिवीजन होगा चीजों का, वो अस्पष्ट है। और जब अस्पष्ट है, विश्व बैंक की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है, तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा है ग्लोबल स्टॉक टेक, GST, ग्लोबल स्टॉक टेक, ये जारी किया गया। पेरिस उत्सर्जन लक्ष्यों की प्रगति समीक्षा इसके तहत की जाती है। ये 2015 में पेरिस में हुए COP21 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जो कि UNFCCC का COP21 था, उसमें लॉन्च किया गया था। उसमें ये समीक्षा जो तंत्र है विकसित किया गया था। इसमें अगर देखा जाए तो ये 5वां समीक्षा रिपोर्ट थी जो जारी की गई थी। 5वीं समीक्षा रिपोर्ट इसमें जारी की गई कि कितना उत्सर्जन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके हैं। और सामने आया कि विश्व के जो देश हैं अभी बहुत दूर हैं उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने से। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा,
ग्लोबल कूलिंग प्लेड्ज 66 राष्ट्र इसमें हस्ताक्षर करता रहे। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2050 तक कूलिंग उत्सर्जन में 68% कटौती करनी है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेफ्रिजरेटर, एसी आदि कूलिंग जो उपकरणों से होते हैं, उनसे जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उनको जो है उनका प्रभाव 68% कम करना है। कूलिंग उत्सर्जन में कितनी कमी करनी है? 68% की कटौती करनी है। अगला है ट्रिपल परमाणु ऊर्जा। 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का आह्वान इस इनिशिएटिव के तहत लिया गया है। ठीक है। पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, विभिन्न राष्ट्र और संगठनों का ये अलायंस है। कोयला ऊर्जा को धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाएगा। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। कारण यह है कि हमारे यहाँ अगर भारत इसमें शामिल हो जाए तो पूरा जो विद्युत इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है हमारे यहाँ, वो उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। दूर दराज तक जो आज हमारे देश में विद्युत की पहुंच है, कहीं न कहीं कोयले पर निर्भर है। तो कोयला अभी समाप्त करने पर फिलहाल भारत विचार नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शामिल नहीं हुआ। चैम्प कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप 65 देशों के हस्ताक्षर के साथ ये शुरू हुआ। बिल्डिंग ब्रेक थ्रू पहल 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है इसका। फ्रांस, मोरक्को और यूएनईपी की संयुक्त पहल है ये बिल्डिंग ब्रेक थ्रू पहल। कोप 29 जो अगला कोप होगा 2024 में अजरबैजान में होगा। उसके बाद 2025 में होगा कोप 30, वो ब्राजील में आयोजित होगा। 2022 में अर्थात इसके पहले 2023 में जो कोप 28 हो रहा है, इसके पहले जो कोप 27 हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था 2022 में। भारत किस किस के लिए मना कर दिया या शामिल नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने बता दिया है। पावरिंग पोस्ट कोल अलायंस में शामिल नहीं हुआ, कोयले की चरणबद्ध समाप्ति के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरा, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा ग्लोबल मीथेन प्लेड्स में शामिल नहीं हुआ। वैश्विक नवीकरणीय व ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा में शामिल नहीं हुआ। हानि व क्षति निधि लॉस एंड डैमेज फंड में योगदान करने से भी भारत ने मना कर दिया। चीन ने भी मना कर दिया। कोप 28 में भारत की जो पहले हैं यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, जिसमें भारत सहित 9 सदस्य देशों के साथ ये लॉन्च हुआ। इसमें लक्ष्य या इसमें जुड़े हैं 11 देशों में 275 से अधिक नदी शहर, नदियों के किनारे बसे शहर। टिकाऊ शहर का जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो कहीं न कहीं इस पर बहुत निर्भर करेगा। ये इतना महत्वपूर्ण अलायंस है। 10 दिसंबर 2023 को इसको दुबई में लॉन्च किया गया कोप 28 के तहत। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, नीदरलैंड और घाना ये सदस्य देश हैं, 9 सदस्य देश हैं इसके। आईबीआरडी, विश्व बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और केपीएमजी, ये भी जो संगठन है इसमें सदस्य हैं, उसमें भागीदार हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस भारत की पहल है जो लॉन्च हुई। दूसरी पहल जो भारत की है ग्रीन क्रेडिट पहल। तीसरी जो पहल है भारत की लेड आईटी 2.0। और चौथी पहल जो भारत की है हरित विकास समझौता, जिसका कि लक्ष्य है 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो कोप 28 के दौरान सामने आए। रफा क्रॉसिंग, रफा शहर जो मिस्र और गाजा पट्टी के बीच स्थित है, उनकी सीमा पर स्थित है। रफा क्रॉसिंग मिस्र और गाजा पट्टी के बीच ये स्थित है। हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि इसी क्रॉसिंग को पार करके लोग विस्थापित हो रहे हैं गाजा पट्टी से मिस्र की तरफ, बहुत ज्यादा मात्रा में। लिएंडर पेस को खिलाड़ी श्रेणी में और विजय अमृतराज को योगदानकर्ता की श्रेणी में,
टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया और इसके साथ ही टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष ये बन गए हैं। यूनाइटेड किंगडम की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची जारी हुई है, जिसमें भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पहले पायदान पे हैं, शीर्ष पर हैं। सविता लाडेज रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो कि लंदन में स्थित है, इसका जो वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है न्यू होम पुरस्कार 2023, ये सविता लाडेज जो कि भारतीय रसायनज्ञ हैं, इनको प्रदान किया गया। बाराकूडा क्या है? तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। आलापुझा जिला केरल में इसको लॉन्च किया गया। तो क्या है बाराकूडा? याद रखिएगा, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। नई दिल्ली में एशियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।